हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले उत्तर वैदिक काल। लास्ट जो हमने देखे थे वो था ऋग्वैदिक काल दोस्तों। तो उत्तर वैदिक काल को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो इसका जो समय काल था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व था दोस्तों। उसके बाद आप अगली इसकी स्थिति देख सकते हो दोस्तों, भौगोलिक स्थिति। तो आर्य गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र तक फैल गए थे दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। मुजवंत के अलावा 3 अन्य चोटियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, त्रिकुंड, पेनाक, कैत्रज। ठीक है दोस्तों। आर्यों ने गंगा यमुना दोआब में कृषि करना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। आर्यों ने गंगा यमुना दोआब में कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। फिर अगला है दोस्तों, देखो उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। देखते दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में सिंधु एवं उसकी नदियों का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। आगे देखेंगे, सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा माधव अपनी पुरोहित गौतम रावणा को या के साथ लेकर सदानीरा गंडक नदी तक पहुंच गया था। जो सतपथ ब्राह्मण था वो अपने राज्य के अनुसार विदेत माधव अपने पुरोहित गौतम रावणा को लेकर सदानीरा गंडक नदी तक पहुंच गया था दोस्तों। फिर इसकी जो राजनीतिक स्थिति देख सकते दोस्तों कि राजा का पद महत्वपूर्ण गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया था। मतलब जो राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया था। राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा हो गया। राजा अब सम्राट, विराट, स्वराट, एकराट एवं भोज जैसी उपाधि धारण करने लगे थे। मतलब राजा अब सम्राट, विराट जैसी उपाधियाँ धारण करना स्टार्ट कर देते दोस्तों। देख सकते दोस्तों, विराट था दोस्तों, स्वराट, भोज, सम्राट, एकराट दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, राजा यज्ञों का आयोजन करवाता था। मतलब अब राजा यज्ञ करवाना स्टार्ट कर दिए थे दोस्तों। राजसु यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता था दोस्तों। कालांतर में प्रतिवर्ष मनाने लगे। सम्राट हल चलाता था दोस्तों एवं रत्नियों के घर पर जाता था भोज हेतु। सम्राट हल चल रहता था दोस्तों और रत्नियों के घर जाता था, मतलब राजसु यज्ञ में दोस्तों। अगला है दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ या साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। मतलब ऐसा था कि दोस्तों, मतलब अश्वमेध घोड़े को भेज दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। वो जहाँ तक जाता था दोस्तों वहाँ तक उसका साम्राज्य बन जाता दोस्तों। इसकी 3 दिन तक होता था दोस्तों। ये 3 दिन में जितना ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा उसका साम्राज्य बनेगा। अगला है दोस्तों, वाजपेयी यज्ञ। इसमें खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था। राजा स्वयं रथ दौड़ में हिस्सा लेता था एवं सदैव जीतता था दोस्तों। राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी दोस्तों। राजा को दिया जाने वाला कर बलि था। सम्राट निरंकुश हो गया था। विद्वत का उल्लेख नहीं मिलता है दोस्तों। सभा व समिति के अधिकार कम हो गए थे। अथर्ववेद सभा में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। अथर्ववेद में सभा एवं समिति की वो प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया दोस्तों। अगला है दोस्तों, अगला आर्थिक स्थिति देख सकते हैं। तो दोस्तों आर्थिक स्थिति थी 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई थी दोस्तों। मतलब 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हो चुकी थी दोस्तों। आर्यों ने खेती करना आरंभ कर दिया था दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने खेती करना आरंभ कर दिया था। अथर्ववेद के अनुसार राजा पृथुवैन्य ने सर्वप्रथम कृषि की। पृथुवैन्य ने सर्वप्रथम कृषि की दोस्तों अथर्ववेद के अनुसार। फिर अथर्ववेद में दोस्तों देख सकते हो, अथर्ववेद में टिड्डियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अथर्ववेद में सतपथ ब्राह्मण में कृषि की विधियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। सतपथ ब्राह्मण में कृषि की विधियों का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। अभी देखिए, सतपथ ब्राह्मण की कांटक संहिता में ऐसे हल का उल्लेख मिलता है जिसे 24 बैल मिलकर खींचते हैं दोस्तों। आर्य पशुपालन भी करते थे दोस्तों। आर्य जैसे दोस्तों पशुपालन भी करते थे। गाय एवं घोड़ा प्रिय पशु थे दोस्तों। गाय एवं घोड़ा प्रिय पशु थे। अधिशेष उत्पादन होता था दोस्तों। अधिशेष उत्पादन होता, उन्हें बेचने हेतु बाजार बने, जिसमें कालांतर में दूसरी नगरीय क्रांति आरंभ हुई दोस्तों। मुद्रा प्रणाली का अभाव था दोस्तों। मुद्रा प्रणाली का अभाव था दोस्तों। निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था दोस्तों। वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय होता था दोस्तों। आगे इसकी देख सकते हैं दोस्तों, सामाजिक स्थिति। तो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था दोस्तों।
समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित हो गया था दोस्तों। समाज जो था उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। कुल एवं गोत्र का शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों। कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला था दोस्तों सामाजिक असमानता नहीं थी दोस्तों। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार हो गया था दोस्तों। विधवा विवाह होते थे दोस्तों इस टाइम। नियोग प्रथा का प्रचलन था। बहुविवाह बहुपत्नी विवाह होते थे दोस्तों। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है इसमें दोस्तों। अथर्ववेद में पुत्री जन्म को दुखीदायी बताया गया है। ये देखिए दोस्तों, अथर्ववेद में पुत्री जन्म को दुखदायी बताया गया है दोस्तों। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को शराब एवं जुए के समान बुराई बताया गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को शराब एवं जुए के समान बुराई बताया गया था। घरेलू दासों का प्रयोग होता था दोस्तों। अगला दोस्तों धार्मिक स्थिति क्या थी दोस्तों। प्राकृतिक बहुदेववाद एक खाद्यवाद व निगुण भक्ति तथा एकेश्वरवाद को मानते थे दोस्तों। आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे उस टाइम दोस्तों। यज्ञ अनुष्ठान जटिल हो गया था दोस्तों, हो गए थे। शूद्रों को यज्ञ का अधिकार नहीं था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था दोस्तों। अगला हो गया दोस्तों, ब्राह्मणों को अदाई कहा जाता था दोस्तों। ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्यों का द्विज कहा जाता था दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला था दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता हो गए थे दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु का पालनहार एवं शिव को सहारक के रूप में पूजा जाता था दोस्तों। पुषण शूद्रों का देवता था दोस्तों। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल दोस्तों यही समाप्त हो जाता है। इसके हमने टॉपिक पूछ के दोस्तों इसकी भौगोलिक स्थिति देख चुके हैं दोस्तों। राजनीतिक स्थिति देख लिए दोस्तों। आर्थिक जो स्थिति थी वो भी देख लिए दोस्तों। धार्मिक स्थिति देख लिए दोस्तों। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो दोस्तों महाजनपद काल रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर इसका नोट्स चाहिए उत्तर वैदिक काल का तो आप मुझे टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। मैं वहाँ इसको क्लिक करके डाल दूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।